हमारा ये लेक्चर होगा इंडक्टेंस पे। जैसे एक चीज होती है रेजिस्टेंस, पढ़ा है हमने पूरा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में और ये सब, ठीक है। तो तीन चीजें होती है सर्किट में। सर्किट में तीन चीजें होती है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टेंस अभी पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस नहीं पढ़ेंगे, वो 12th में पढ़ा मतलब पढ़ेंगे आप लोग। तो आज की ये जो क्लास है इंडक्टेंस के बारे में है। अब इंडक्टेंस में दो चीजें हैं, एक तो इंडक्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट, आपको ये देखना आना चाहिए, और एक इंडक्टेंस एज ए फिजिकल क्वांटिटी, कि भाई ये क्या चीज है। जैसे रेजिस्टेंस एज ए सर्किट एलिमेंट, तो उसमें पढ़ा हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सर्किट कैसे सोल्व करते हैं सारा। और रेजिस्टेंस एज ए फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, वो करंट को अपोज करता है, इस तरह से ये सब बातें। तो अगर मैं इंडक्टेंस के बारे में बताऊं आपको, देखिए इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक इंडक्टर का सर्किट सिंबल ये होता है, स्प्रिंग की तरह दिखाया जाता है। जैसे आप रेजिस्टेंस को यूं दिखाते हैं, दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, इसी तरह से दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर इंडक्टेंस। ये ऊपर जो मैंने बनाया, दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर इंडक्टेंस। सर्किट में लगे होंगे, कोई स्प्रिंग नहीं है। ये एक और चीज है, इसका काम क्या होता है सुनिए। रेजिस्टेंस का काम क्या था, रेजिस्टेंस का एक ही काम था, क्या, टू अपोज द करंट। हाँ भाई पता है ना ये सभी को, रेजिस्टेंस का ये काम था टू अपोज द करंट। ऐसे ही इंडक्टेंस का एक ही काम होता है सर्किट में, टू अपोज द चेंज इन करंट। जिस तरह रेजिस्टेंस का काम था टू अपोज द करंट, इंडक्टेंस का काम होता है टू अपोज द चेंज इन करंट। मतलब क्या, चाहे करंट बढ़ रहा हो, चाहे करंट कांस्टेंट रहे, चाहे करंट कम हो रहा हो, रेजिस्टेंस को उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका तो काम ये है कि कैसे करना, कैसे करके वो करंट को कम करवाए। इंडक्टेंस लॉजिकली सोचता है, जैसे इसको रजिस्टर बोलते हैं, इसको इंडक्टर बोल देते हैं। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, इंडक्टर इसको बोल देते हैं, जो सर्किट एलिमेंट है। इंडक्टेंस लॉजिकली सोचता है क्या, अगर करंट बढ़ रहा है तो वो उसे क्या करवाएगा बताओ। ये लगभग ईएमआई की तरह ही तो चलेगा जो हमने पढ़ा। अगर करंट बढ़ रहा है तो वो उसे क्या करवाएगा, अपोज द चेंज का मतलब क्या है, अगर करंट बढ़ रहा है तो वो क्या करवाना चाहेगा, उसे कम करवाने का मतलब है कि वो लोड की तरह काम करेगा। देखो रेजिस्टेंस हमेशा लोड होता है, रेजिस्टेंस हमेशा लोड का काम करता है। इंडक्टेंस सुनिए, अगर अपने आप सर्किट में करंट कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है तो वो उसे कम करवाएगा, यानी कि ये लोड की तरह काम करेगा। अगर अपने आप सर्किट में करंट कम होने लग रहा है किसी कारण से, तो वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो वो किसका काम करने लग गया है, सोर्स। और अगर करंट कांस्टेंट जा रहा है तो ये नाइदर लोड नॉर सोर्स, इस तरह का एक सर्किट एलिमेंट है, नाइदर लोड नॉर सोर्स। देखो तीन बातें हैं, अगर करंट बढ़ रहा है तो ये लोड की तरह काम करेगा, अगर करंट कांस्टेंट है तो ये सोर्स की तरह काम करेगा, ना सॉरी नाइदर लोड नॉर सोर्स। और अगर करंट कम हो रहा है तो ये करंट बढ़ाने के लिए बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा। रेजिस्टेंस तीनों ही केस में रेजिस्टेंस हमेशा किस तरह काम करेगा, लोड की तरह। अच्छा एक सर्किट एलिमेंट कब लोड होता है और कब सोर्स होता है, एक सर्किट एलिमेंट कब लोड होता है और कब सोर्स होता है। सुने, अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो बताओ वो लोड होता है कि सोर्स होता है, बताया हुआ हमने आपको पहले करंट के टाइम। अगर सर्किट एलिमेंट में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो वो सोर्स है या लोड है, लोड। हाँ बिल्कुल सही, लोड है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो सोर्स है कि लोड है, सोर्स। तो अब देखो, अब अगर इतना समझ में आया तो अब देखिए कि कैसे ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस किस तरह का, सॉरी इंडक्टेंस किस तरह काम करेगा। मैंने एक रेजिस्टेंस लिया,
इसमें कोई करंट आ रहा है, देखो इधर ध्यान दो, आई लिखा है 5t एम्पियर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ, यहां देख के बताओ, टाइम बढ़ने पे करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहां देख के बताओ क्या हो रहा है? अरे नाइन्थ का थोड़ी चल रहा है, नाइन्थ का चल रहा है टॉपिक। हाँ, फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि नाइन्थ की है? ईएमआई का अगला टॉपिक है, ध्यान से सीखो, इंडक्टेंस। पहला केस है आई इज इंक्रीजिंग। सुनो, एक बार मैंने लिया इंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस है आर और इसकी इंडक्टेंस है एल। सेम केस, आई इज इंक्रीजिंग। भाई रजिस्टर तो हर वक्त किसका काम करेगा, किस तरह से? लोड का। इंडक्टर फिलहाल करंट इंक्रीज हो रहा है, आई बराबर 5t, तो बताओ लोड है कि सोर्स है? फिलहाल करंट बढ़ रहा है तो ये उसे कम करवाएगा कि बढ़ाएगा? बोलिए। लोड। हाँ, ये लोड का ही काम करेगा। लोड वो होता है जिसके अंदर इधर प्लस हो और इधर माइनस हो, यहां भी इधर प्लस इधर माइनस। रजिस्टर में तो हमने याद कर रखा है कि जहां से करंट एंटर करे वो प्लस लिखना है, दूसरा माइनस लिखना है, चाहे करंट बढ़े चाहे कम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, वो हमेशा लोड है। अच्छा, तो यहाँ बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताओ? आई इंटू आर लिखते थे हम, पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर। तो आई इंटू आर आपने किया तो आया 5RT। बताओ, ये लिखना आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर हमेशा लिखा जाता था आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर हमेशा लिखा जाता था आई इंटू आर, तो ये बन गया 5RT। हाँ जी, इधर तो क्लियर है ना, इस साइड तो। अब इंडक्टेंस में सुनो, जिस तरह रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई इंटू आर, इंडक्टेंस में एक बात याद रखो, जहां से करंट एंटर करे वो प्लस लिखना है, दूसरा माइनस लिखना है, और बीच में कर देना है एल डी आई बाई डी टी। अब तीन बातें सुनना, जहां से करंट एंटर करे वो प्लस लिखना है। अच्छा, जिस तरह आर की यूनिट होती है ओम, सिंबल ओमेगा, इसी तरह इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। हेनरी नाम तो सुना होगा? हाँ जी बताओ। जहां ईएमआई की शुरुआत हुई वहां हेनरी का नाम आया था, हेनरी एंड फेराडेज एक्सपेरिमेंट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, सिंबल ओमेगा, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है और सिंबल कैपिटल एच, ये है। अब देखिए, याद एक चीज करो आप, चाहे इंडक्टेंस सोर्स हो या लोड हो या नाइदर लोड नॉर सोर्स, कुछ भी हो, एक चीज याद करो, जहां से करंट इंडक्टर में एंटर करे उसको प्लस लिख दो आप एक बार, चाहे वो माइनस हो, मैं बता दूंगा अभी, उसको प्लस लिख दो। जहां से करंट बाहर निकले उसको माइनस, ये याद रखने का तरीका है। और बीच में पोटेंशियल ड्रॉप लिखा जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अब अगर ये एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस सही है, और अगर ये नेगेटिव है तो अपने प्लस माइनस आप चेंज कर देंगे। तो अब मैं तीनों केस आपको दिखाता हूं। पहला केस मैंने लिया कि करंट इज इंक्रीजिंग। सबसे पहला केस हमने लिया कि करंट जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, आई बराबर 5t। तो यहां आई का रोल नहीं है, डी आई बाई डी टी का रोल है, रेट ऑफ चेंज। तो डी आई बाई डी टी बताओ, डिफरेंशिएशन करना आता है आपको? 5t का डिफरेंशिएशन करना आता है? 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt बाई dt कितना होगा? 1। तो ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, यानी कि यहां पे वैल्यू आई 5L। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपके प्लस माइनस सही लिखे हुए हैं, आपके प्लस माइनस सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि करंट प्लस से एंटर करके माइनस में निकल रहा है। तो बताओ, ये इंडक्टर फिलहाल लोड का काम कर रहा है कि सोर्स का? ये प्लस माइनस सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब इंडक्टर किस तरह काम कर रहा है? लोड का। और वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ही ये चलता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को कम करवाए। बताओ, एज ए लोड इसका रोल आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा मान लो आई है 5 एम्पियर, तो वो टाइम के साथ करंट चेंज ही नहीं हो रहा, हमने लिया कि आई कांस्टेंट है। सेकेंड पार्ट, आई कांस्टेंट है, यहां भी वही सेम चीज, आई कांस्टेंट है। अब रेजिस्टेंस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं रेजिस्टेंस में, तो जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, दूसरा माइनस, बीच में क्या आएगा बताओ? यहां
क्या आएगा इस फॉर्मूले से 5R। लेकिन करंट फिर प्लस से माइनस में जा रहा है तो ये लोड ही है। चाहे करंट कांस्टेंट हो, जब भी रेजिस्टेंस लोड की तरह ही काम कर रहा है। अब मैं चलता हूं दूसरी साइड, उधर उस साइड में देखता हूं तो I इज इक्वल टू 5 है, तो di/dt बताओ कितना होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो L इंटू di/dt कितना हो गया? 0। प्लस माइनस 0 का मतलब है कि इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ना ये लोड की तरह काम कर रहा है और ना ही सोर्स की तरह। समझ गया होगी नहीं? प्लस माइनस बीच में 0 मतलब ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, इसके पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि फॉर कांस्टेंट करंट्स कोई बात नहीं, सुन लो जैसी भी आ रही है। फॉर कांस्टेंट करंट्स इंडक्टर एक्ट्स एज कनेक्टिंग वायर। ना तो वो लोड की तरह काम करेगा ना सोर्स की तरह, और इंडक्टर को आप रिप्लेस कर देंगे कनेक्टिंग वायर से सर्किट में अगर करंट कांस्टेंट है तो। आप बताओ दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भाई क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट अब देखो, दोबारा बताता हूं तो सुनिए। अब सुने, थोड़ी डिस्टरबेंस कम कीजिए, वही अपना माइक म्यूट कीजिए, इधर देखें। अगर करंट 5 एम्पियर आया, कांस्टेंट आया, तो रेजिस्टेंस तो अब भी लोड की तरह ही काम करेगा। रेजिस्टेंस को तो कोई मतलब ही नहीं है कि करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसे तो करंट को कम करवाना है बस। तो ये प्लस माइनस और 5R तो लोड की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन इंडक्टर में हमने एक चीज याद की, जहां से करंट एंटर करे उसे प्लस लिखो, दूसरा माइनस, और बीच में L di/dt। अब करंट आ रहा है 5, तो di/dt कितना होगा? di/dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो L di/dt 0, प्लस माइनस बीच में 0 का मतलब है कि कोई प्लस नहीं है और कोई माइनस नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मतलब ये कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। तो किसी भी सर्किट में ये रिजल्ट याद रखना, किसी भी सर्किट में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो आप इंडक्टर को एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया यहां तक? फिर दोबारा रिपीट करूं या आखिरी बात रिपीट करूं? पूरा रिपीट कर देता हूं, सुने। I 5 एम्पियर जा रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो di/dt कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है L di/dt। di/dt 0 होने से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर 0 हो गया, मतलब प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, क्योंकि बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इट मींस फॉर कांस्टेंट करंट इंडक्टर इज एक्टिंग एज नाइदर सोर्स नॉर लोड, तो आप उसको कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे सर्किट में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। और तीसरा केस कि I इज डिक्रीजिंग। अब मैं ये थर्ड केस लेता हूं कि I इज डिक्रीजिंग। हमने माना कि जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज होगा तो हमने जो अभी पढ़ा था पीछे, इंडक्टर अपोजिट चेंज इन करंट, तो इंडक्टर किस तरह काम करेगा? लोड की तरह कि सोर्स की तरह? बोलो। सोर्स की तरह। अब ये चीज यहां चेक करते हैं, देखिए दोबारा मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। L और R तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये तो वैल्यूज हैं, ये तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन di/dt पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट आ रहा है 10 - t एम्पियर। तो यूं बताओ, t बराबर 0 से करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, t बराबर 0 से टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, करंट बढ़ेगा कि कम होगा? यहां कम हो रहा है ना, I इज डिक्रीजिंग। सुनो, करंट कम हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रेजिस्टेंस तो ऐसा है कि कोई कम हो रहा है उसको और कम कर देगा, मतलब इसका तो काम ही एक है कि करंट को अपोज करना। मतलब यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही लिखा जाना है, प्लस माइनस और I इंटू आर, तो 10 - t इंटू आर। अब देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये लोड है कि सोर्स है?
10 सेकंड तक ये किस तरह का काम कर रहा है, कैसा है, ये लोड है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इधर देखो, इंडक्टर देखते हैं। ये जो इंडक्टर है सर्किट में, ये किस तरह काम करेगा सुने। हमने याद किया कि जहां से करंट एंटर करे उसको प्लस लिखना है, दूसरा माइनस लिखना है और बीच में लिख देना है एल डी आई बाई डी टी। ये तो याद रखने का तरीका है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। डी आई बाई डी टी बताओ भाई, यहां से डिफरेंशिएशन अगर आपको करना आता है तो डी आई बाई डी टी इसमें कितना होगा, कितना होगा डी आई बाई डी टी। 10 का डिफरेंशिएशन कितना, 0 माइनस डी टी बाई डी टी 1, तो ये आ गया -1। तो ये यहां पे देखें तो प्लस माइनस और बीच में आया -L। अगर बीच में माइनस लिखा है तो इसका मतलब आपके प्लस माइनस उल्टे हैं। माइनस और प्लस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके प्लस माइनस उल्टे हैं। इसको माइनस बना दो, इसको प्लस बना दो और बीच में L ये हो जाएगा। अब बताओ, अब ये बताओ करंट माइनस से प्लस जा रहा है कि प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस से प्लस। तो ये किस तरह काम करने लगा, लोड की सोर्स। हाँ, तो आप बताइए कि आपको तीनों केसेस समझ में आ गए कि इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है सर्किट में। ठीक है। याद ये रख लेना है कि इंडक्टर में जहां से करंट एंटर करे उसको शुरू में प्लस लिख दो। जरूरी नहीं वो प्लस रहे लास्ट तक, क्योंकि हमने देखा इसमें माइनस हो गया। याद रखने का तरीका यह है कि उसको शुरू में प्लस लिख दो, दूसरी साइड माइनस और बीच में एल डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टर एज ए सर्किट एलिमेंट क्या रोल है, क्या यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है। अब दो बातें और सीख लो। अगर किसी सर्किट में बिल्कुल रजिस्टर वाले फॉर्मूले वैलिड हैं सीरीज और पैरेलल में, अगर मान लो इंडक्टर सीरीज में लगे हों किसी भी सर्किट में, एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है, L1 L2 ये सीरीज में लगा रखे हैं, तो बताओ L इक्विवेलेंट कितना होगा। बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले वैलिड है, क्या होगा L इक्विवेलेंट? L1 प्लस L2। दूसरा, अगर सर्किट में इंडक्टेंस पैरेलल में लगा रखे हैं, 1/L1 प्लस 1/L2। हाँ इस तरह से होगा। मान लो ये कहीं कनेक्टेड है, ये L1 है ये L2 है, तो अब आपका फॉर्मूला होगा 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, और यू कैन से L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सेम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले यहां वैलिड है। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछ लिया जाए, जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। बताओ सीरीज में कनेक्शन करने से इंडक्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और पैरेलल में? बढ़ रहा है। पैरेलल में कम हो रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्किट वैसे आपने बहुत पढ़ रखे हैं, बस अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं। स्प्रिंग नहीं है, ये सर्किट है, इंडक्टेंस है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये तीनों इंडक्टेंसेस एल हैं। फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। L बिटवीन A एंड B ये निकालना आपको। बताओ कैसे करें, सीरीज पैरेलल कैसे लगाएं? टर्मिनल बना लो सर। हाँ ठीक है, लोग बनाते हैं। ये A है तो यहां भी A, यहां भी A, जहां तक कनेक्टिंग वायर चलेगी A चलेगा। ये A, ये सारे A हो गए। अब बताओ, अब B को लेके चले उधर से। ठीक है, ये आपका B है तो ये B, ये भी B, अब बताओ क्या करें इसके बाद। तीनों को पैरेलल में कर दो, क्योंकि तीनों A और B के बीच में बन गए, तो आप एक साइड A बना लो, एक साइड B बना लो, और तीनों इंडक्टेंस
ए और बी के बीच में है ये पहला, ये दूसरा दूसरा और ये तीसरा। पैरेलल में तीनों है तो एल इक्वलेंट बता दीजिए क्या होगा। L/3 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 L/n, जैसे R/n होता था ऐसे ही ये आपका हो जाएगा L/3। देखो इंडक्टेंस में इंडक्टेंस में सर्किट पार्ट बहुत हाई लेवल तक आपके नहीं आने हैं, बिकॉज ये उम्मीद की जाती है कि भाई 12th में बच्चा पढ़ेगा। ये रेजिस्टेंस में कुछ भी दे देते हैं, सर्किट रेजिस्टेंस में कैसा भी दे देते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं देते हैं। कैपेसिटेंस तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते आपको, लेकिन इंडक्टेंस आपके जैसे अब इस टेस्ट के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, तो इंडक्टेंस हम पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा। क्या ये यहां तक सर्किट पार्ट इंडक्टेंस का समझ में आ गया कि नहीं आपको? सर्किट पार्ट यस सर आ गया। ठीक है, बिल्कुल वही सारी चीजें वैलिड है जो वहां हम पढ़ते थे। कैसे सीरीज पैरेलल ढूंढना है, किस तरह से इक्विवेलेंट निकालना है, सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री, सब वैलिड है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि सर्किट वाले क्वेश्चंस आए इंडक्टेंस पे। हो सकता है माइनर में आ जाए, लेकिन आगे एनटीसी में नहीं आते इन पे, तो शायद यहां भी नहीं आने चाहिए। अब इंडक्टेंस की दूसरी साइड हम चलते हैं। इंडक्टेंस को देखने का दूसरा तरीका, सर कल भी टेस्ट है? कल बी क्या, आज क्या टेस्ट हुआ था आपका? बी क्यों कह रहे हो? नहीं सर कल हुआ। हाँ तो बिल्कुल है कल। अभी मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार आपकी सीक्वेंस। कल मॉर्निंग में सुबह, आज तो मुझे काम था इसलिए नहीं ली आपकी क्लास, 7 से 7:40 पहली हमारी क्लास होगी, जो हमारा टाइम रहता है वही। और इसमें ईएमआई ही आगे चलेगा, और बल्कि मैं कहूं इंडक्टेंस ही आगे चलेगा, क्योंकि इंडक्टेंस का भी एक पार्ट हुआ है। इंडक्टेंस की फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये एज अ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है। तो पहले इंडक्टेंस ही चलेगा, उसके बाद एक क्लास थोड़ी देर बाद होगी। थोड़ी देर बाद का मतलब दोपहर में या शाम को कब होगी वो देख लेंगे यार हम, जैसा मेरा शेड्यूल आएगा स्कूल से और उस तरह से। उसमें चलेगा फ्लोटेशन, एंड शाम को 7 बजे 13 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। शाम को 7 बजे एक टेस्ट होगा, ठीक है। कल का हमारा शेड्यूल ये रहेगा इस तरह से। और सुनो, इसके बाद ईएमआई इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इंडक्टेंस वाला काम है यहां पे ईएमआई कंप्लीट। उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, सर्किट तो पढ़ने ही नहीं है उसके। एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में इतना सा पढ़ना होता है, टर्म्स क्या है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इनके सर्किट नहीं पढ़ने एसी वाले, जैसे आपने डीसी के सर्किट आप पढ़ के आए हो, इसी तरह से आपको एसी के सर्किट नहीं पढ़ने। और एक उसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा ट्रांसफॉर्मर, वो एसी पे बेस्ड एक ईएमआई पे बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक है। वहां वैसे सिलेबस में लिखा है, आज मैंने मंगवाया था आपका सिलेबस, जनरेटर प्लस मोटर। आप ये बताओ क्या मोटर पिछले टेस्ट में चला चुके हम? यस सर। ठीक है, और जनरेटर भी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, याद है? यस सर। मैंने पूरा प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर पढ़ा रखा है कि वो कोई पढ़ा। कोयल वाला घूमने वाला पढ़ाया था कि बीए ओमेगा एन। एक क्वेश्चन भी लिया था, एक क्वेश्चन भी लिया था शायद कमला वाला कि भाई साइकिल चला रही है और उस तरह से करवाया था एक सवाल। यस सर। हाँ तो जनरेटर हो गया, बस उसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट आप खुद देख लो या मैं बता दूंगा। तो अभी हमारा जो सीक्वेंस है वो सुने। कल की क्लास का तो मैंने बता ही दिया। परसों, कल कौन सा डे है? कल कौन सा डे हो जाएगा? थर्सडे। थर्सडे। फ्राइडे को सुबह तो ये काम होंगे, और फ्राइडे को शाम को ये काम होंगे। फ्राइडे को सुबह ये काम और शाम को ये काम। फ्राइडे आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शनिवार को मैं एज सच कोई क्लास नहीं लूंगा। शनिवार को मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूंगा, केवल आपका एक 13 मार्क्स का एक और टेस्ट होगा इस कंप्लीट सिलेबस का। यानी कि अब आप पूरा तरीका समझ में आ गया ना, कब क्या है। कल एक टेस्ट है, परसों केवल क्लास है, और उससे अगले दिन फिर से टेस्ट ही होगा। और शनिवार को डाउट्स के रूप में, या आप चाहेंगे तो कोई रिवीजन क्लास लेना चाहेंगे तो सुबह सुबह हो सकती है 7 बजे रिवीजन क्लास, वो हो सकती है, वो हम कर लेंगे। संडे आप फ्री हैं, और मंडे को आपका फिर टेस्ट ही है, और अच्छे से टेस्ट देना है। ठीक है भाई, आ गया समझ में क्या क्या कैसे करना है आगे आगे? हाँ जी ठीक है, बोलो। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। यस सर।
हमारे फोन में बार बार मैसेज आ जाता है कि भाई ओवर हीटेड हो गया है तो कैमरा कम काम करेगा। क्या क्या स्क्रीन देखने में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ये नो दिक- सर। इसमें मैसेज आ जाता है। ये सुबह गर्मी नहीं रहती इस रूम में, शाम को ये रूम बुरी तरह से गर्म हो रहा होता है। इस तरह का रूम है ये। अच्छा, इसके बाद देखो, इंडक्टेंस हमने पढ़ दिया। यूनिट बताओ इसकी, क्या बताई मैंने? ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी। पूरा लिखें, अगर पूरी यूनिट का नाम लिखें तो स्मॉल लेटर से लिखना होता है, और सिंबल लिखें तो कैपिटल लेटर से। ठीक है ना? सिंबल लिखें तो कैपिटल एच होगा। मैं जस्ट, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट करवाने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि कल मॉर्निंग क्लास इंडक्टेंस पे ले रहे हैं, तो उसमें इसका दूसरा पार्ट ले रहे होंगे हम। अब एक और मैं सवाल लेता हूं इंडक्टेंस के ऊपर ही। सपोज कीजिए एक सर्किट में, अपलोड कर दोगे? क्या हो गया? ये क्लास कब तक अपलोड करोगे? कौन सी वाली? ये वाली? यस सर। हाँ तो हो जाएगी यार। देखो टाइम 1-1.5 घंटे तो अपलोडिंग का ही लगता है। मैं तो क्लास खत्म होते ही स्टार्ट कर देता हूँ अपलोडिंग। क्या बात, ये देख लेना आप, शाम तक हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद, पहले तो पिछली में डालूंगा इस पे ग्रुप पे। एक बार ये आखिरी सवाल लेते हैं। टाइम कितना बचा है हमारा, देख के बताना इसमें। 8 मिनट। ठीक है, तो देखो इधर एक सर्किट है, ये सर्किट आ जाए, इस तरह का सर्किट आ जाए। 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, और पूछा ये है कि करंट बताओ सर्किट में कितना होगा। बस ये पूछा हमसे, केवल ये। कैसे करें हम इस सवाल को? ये सर्किट कैसे सोल्व करें? देखो करंट में फॉर्मूला लगा दे ना, तो करंट में तो कोई इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। आर का तो हमने पढ़ रखा है, एल का तो नहीं पढ़ा ना। बैटरी का काम होता है कांस्टेंट करंट देना। अगर कोई स्विच वगैरह नहीं है और खाली ये बैटरी कनेक्ट आ गई, तो इसका मतलब इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। और आज ही मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, बताओ क्या? आज ही एक रिजल्ट बताया था इंडक्टर का। क्या बताया था? इंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर। हाँ हाँ, अगर कांस्टेंट करंट कहीं भी फ्लो करे, कांस्टेंट है तो अगर कांस्टेंट करंट कहीं भी फ्लो करे, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए एक कनेक्टिंग वायर से। कनेक्टिंग वायर तो 2 ओम ही रह जाएगा सर। तो इसको आपने रिप्लेस किया कनेक्टिंग वायर से, और ये रह गया 2 ओम। V = IR लगा दो। हाँ, अब तो बस सीधा ये 10 वोल्ट 2 ओम, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10/2। कितना करंट फ्लो करेगा? 5 एम्पियर। तो मतलब अगर एसी वाले क्वेश्चन हमारे आने नहीं, एसी सर्किट आपके सिलेबस में पूछा ही नहीं गया आज तक एनटीएससी में। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस आएगा तो बड़ा आसान है कि डीसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस आए, कोई स्विच वगैरह नहीं, तो आप सिंपली इंडक्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक कनेक्टिंग वायर से, और ये आप सीधा कर दिया करेंगे। बताओ ये हो गया? यहां तक समझ में आया? यस सर। मान लीजिए एक और क्वेश्चन में लेता हूं। ये इंडक्टेंस है, ये इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, 2 हेनरी का इंडक्टेंस है, और यहां एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट 1 ओम की। पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, थ्रू द इंडक्टर एंड थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। तीनों में से आपको करंट बताना है। क्वेश्चन ये है कि तीनों ब्रांच में करंट कितना होगा। तीन जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इन तीनों में करंट कितना होगा, ये आपको बताना है। कैसे करें? क्या करना है? पहला काम क्या करना होगा बताओ? सबसे पहला काम क्या करें जो अभी पढ़ा था हमने? इंडक्टेंस का क्या करें बताओ? कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस। हाँ, हमने क्या किया, हमने इंडक्टर हटाया और इसको मैंने एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस करते ही पैरेलल में 2 पाथ हो गए। आपको करोगे? हैं क्या हुआ? सर V
वीडियो की पूछे जा रहे हैं। अरे यार वीडियो होगा, रोज ही होता है वीडियो, तो छोड़ो ना, बीच बीच में ऐसे सवाल क्यों ला रहे हो? ऐसे सवाल पूछ के आप वीडियो ही खराब कर रहे हो। कोई वीडियो देखेगा तो लगेगा यार क्या हो रहा है ये। इधर देखो, अब इधर देखो, अब ध्यान से। ये करंट आएगा आई, आगे पैरेलल में दो रास्ते आए। अगर पैरेलल में एक भी पाथ जीरो रेजिस्टेंस का हो तो आपको पता होना चाहिए कि सारा करंट वहीं से पास हो लेता है और दूसरी साइड कोई करंट नहीं जाता। पता है कि नहीं है? यस सर। पैरेलल में दो पाथ हैं, एक भी जीरो रेजिस्टेंस, देखो वैसे तो अगर दोनों की रेजिस्टेंस होती तो करंट डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो में, लेकिन अभी एक भी पाथ अगर जीरो रेजिस्टेंस का है तो पूरा आई यहां से बोलेगा और यहां करंट जीरो। तो हमें एक बात तो पता लगी कि जो करंट बैटरी में वही करंट इंडक्टर में, और 10 ओम वाले में करंट का आंसर कितना आ गया? जीरो। अब ये तो एक छोटा सा सर्किट बना इधर, इसमें रेजिस्टेंस कितनी है इस सर्किट में? 1 ओम। 1 ओम। इसमें वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा? V बाई आर, 5/1, 5 एम्पियर। तो अब आप आंसर दो, करंट थ्रू बैटरी कितना आया? करंट थ्रू बैटरी, 5 एम्पियर। करंट थ्रू इंडक्टर कितना आया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। एंड करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर कितना आया? 0। क्या इस तरह के सर्किट सोल्व करने अब समझ में आया कैसे करने? अगर सर्किट में बाई चांस इंडक्टर लगा जाए रेजिस्टेंस के आगे हो तो क्या क्या नो रेजिस्टेंस वाले वायर के आगे नहीं होगी। नो रेजिस्टेंस वाले वायर के आगे? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर इसके वायर के आगे फ्लो नहीं होगी करंट। इधर कह रहे हो क्या? किधर कह रहे हो वायर के आगे? हाँ, इधर नहीं जाएगा ना, रीजन सुनो ना उसका। ये दो रास्ते पैरेलल में हैं, मान लो ये आई करंट आया, मैं कहता हूं इधर I1 गया, इधर I2 गया, इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है। तो क्या आपने पढ़ा है कि पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है? पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ भाई, पढ़ा है पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। R1 कितना है? R1 इस साइड रेजिस्टेंस कितना है? 0। देखो I1 बाई I2 इज इक्वल टू आपका बना R2 बाई R1। यहां से I2 इंटू R2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। R1 कितना है? R1 कितना है? 0। तो यहां से आ गया I2 इंटू R2 इज 0। अब R2 तो 0 है नहीं, R2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब कौन 0 हो गया? यहां से I2 0 हो गया, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा। क्या अभी सभी को क्लियर हो गया कैसे हमने डिसाइड किया? चलो तो ठीक है, अब टाइम भी पूरा हो रहा है। इंडक्टेंस पे अगली क्लास कल सुबह होगी और उसके साथ हमारा EMI पूरा हो जाएगा। फिर AC बचेगा तो थोड़ा सा ही पार्ट है, अगले 2 दिन या 1 दिन सुबह शाम क्लास लेके। तो कल के टेस्ट का सिलेबस होगा कंप्लीट EMI प्लस फ्लोटेशन, और कल मॉर्निंग क्लास EMI पे होगी। फ्लोटेशन कंप्लीट? हाँ, फ्लोटेशन कंप्लीट ही चलेगा हर बार। अब कल मॉर्निंग क्लास EMI पे होगी और इवनिंग क्लास फ्लोटेशन पे होगी। शाम को टेस्ट होगा। परसों दोनों क्लास AC और ट्रांसफॉर्मर पे होंगी सुबह शाम। उससे अगले दिन सुबह एक रिवीजन बैकअप क्लास होगी 7 बजे और शाम को एक टेस्ट होगा, और वो आपकी तैयारी पूरी। ठीक है भाई, थैंक यू।